हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, आज हम ट्रेडिंग उपदेश में आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब हम ये जानेंगे दोस्तों कि अगर हमको शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर परचेज करना हो तो उसके बारे में हमको क्या क्या चीज़ों को देखना ज़रूरी है, यानी कि कौन सी कंपनी अच्छी है, इसके लिए हमको उस कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है दोस्तों। और जानने के लिए हमको ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि हमको देखना ज़रूरी है, यानी कि हम किसी कंपनी की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं हमको शेयर खरीदने के लिए। ठीक है ना, कि दो ऐसे आंख में हम कोई शेयर खरीद नहीं सकते दोस्तों। हमको कैसे मालूम कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसका शेयर ऊपर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, या नुकसान देगा हमको या फायदा देगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे दोस्तों। तो उसको जानने के लिए दोस्तों हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं कि ये पॉइंट्स हम जरूर देखेंगे उस कंपनी के बारे में, ये फैक्टर जरूर देखेंगे। कि पहला फैक्टर, जैसे दोस्तों पहली बात तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा हमको कि कौन सा सेक्टर हमको चुनना है। यानी कि देखो, अलग अलग मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां हैं दोस्तों, ठीक है। और सभी सेक्टर्स अच्छे होते हैं, लेकिन हमको ये देखना है दोस्तों कि कौन सा सेक्टर बहुत ही डिमांड में है इस समय। देखो, जो वो कहावत है दोस्तों, जो चल रहा है वो बिक रहा है। तो इसलिए मार्केट में किस सेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा सेक्टर अच्छा बूम पर है दोस्तों। जो ज़्यादा मार्केट की, जिस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड होगी, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी, वो ज़्यादा बिकेगा, और बिकेगा तो उसके भाव बढ़ेंगे दोस्तों। तो उसी हिसाब से हम लोगों को सेक्टर चुनना है। जैसे आजकल आप देख रहे हो, आईटी का सेक्टर बहुत बूम पर चल रहा है, फार्मा का सेक्टर बूम पर चल रहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम में फार्मा बहुत तेज़ी से बढ़ा था मार्केट, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ, इतने सारे लोग मरीज हो रहे थे, तो दवाइयाँ बिक रही थी बहुत सारी, तो फार्मा कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो गई थी। तो हमको ऐसे टाइम में हमको उस फार्मा कंपनी को शेयर अगर खरीदते हैं तो दोस्तों हमको उसका बड़ी बेनिफिट मिलता है हमको। इसी हिसाब से आजकल जो आईटी सेक्टर है, ठीक है ना, इस प्रकार के जो कंप्यूटर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें, और टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इनमें काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो ये सेक्टर बहुत चल रहे हैं, बूम पर चल रहे हैं दोस्तों, है ना। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका भी बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में बूम चल रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों कि ये इनमें फ्यूचर दिख रहा है हमको, कि ये भविष्य में आने वाला जो भविष्य है वो इन्हीं सेक्टर्स का होने वाला है। इसलिए ये सेक्टर हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो इन सेक्टर्स में अगर हम कोई मार्केट में कोई शेयर, इन कंपनियों का शेयर खरीदते हैं तो हमको वो अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे थोड़ा डाउन होते जा रहे हैं दोस्तों, हैं कई सेक्टर्स हैं जो धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं। तो उन सेक्टर्स में मार्केट का इतना फ्यूचर अच्छा नहीं है। जैसे कौन से सेक्टर है दोस्तों, जैसे प्लास्टिक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें कि अपने को डीजल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ियां हैं, इनकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी अब, क्योंकि अब कौन सा सेक्टर आ गया दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर आ गया। यानी कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आने वाली है भविष्य में, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी कंपनियां अच्छे बूम पे जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरियां बना रही हैं कंपनियां, वो बहुत ही अच्छा मार्केट में कैप्चर करेंगी, मार्केट में अच्छा पैसा कमाएंगी। सोलर का मार्केट में बहुत अच्छा बूम चल रहा है। सोलर कंपनियां जो सोलर के पैनल बनाती हैं, सोलर के इन्वर्टर बनाती हैं, सोलर की बैटरी बनाती हैं, इस प्रकार की जो कंपनियां हैं वो भविष्य में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगी। तो ऐसी कंपनियों में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो इसलिए हमको पहला तो देखना पड़ेगा दोस्तों कि हमको किस सेक्टर में काम करना है, किस सेक्टर का मार्केट में से हम, किस सेक्टर की कंपनियां हमको चुननी है जिसमें से हमको कि उनके शेयर लेना है, ठीक है। तो पहला हो गया दोस्तों सेक्टर, ठीक है ना, जो करंट, हमको इसमें शॉर्ट फॉर्म में यही जानेंगे कि करंट डिमांडिंग सेक्टर, यानी कि जो करंट में इस समय जिस सेक्टर की डिमांड हो वही सेक्टर हमको चुनना है, राइट। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है दोस्तों, उसकी कैपिटल कितनी है। देखो, तीन तरह की हमारी कंपनियां होती हैं दोस्तों, स्मॉल कैपिटल, मीडियम कैपिटल और लार्ज कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो स्मॉल कैपिटल कौन सी हो दोस्तों, स्मॉल कैपिटल होती है दोस्तों 0 से लेकर 2000 करोड़ तक की, यानी कि जिसकी अप टू 2000 करोड़ तक की जो कैपिटल होती है उसको उन कंपनियों को हम लोग दोस्तों स्मॉल सेक्टर में रखते हैं। इनमें गवर्नमेंट ने भी इसके अलग अलग जो है कंपनियों का कैपिटलाइजेशन कर रखा है। तो 2000 करोड़ तक की जो कंपनियां होती हैं कैपिटल वाली, उनको हम स्मॉल सेक्टर मानते हैं, स्मॉल कैपिटल की कंपनियां मानते हैं। और 2000 से 10,000 तक की जो कैपिटल की जो कंपनियां होती हैं उनको हम लोग मीडियम कैपिटल कंपनियां मानते हैं। और 10,000 से ऊपर की जो 10,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं जिनका कैपिटल 10,000 करोड़ से ऊपर है, उन कंपनियों को हम लोग लार्ज कैपिटल कंपनियां मानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे सर कैपिटल देखने की क्या जरूरत है दोस्तों। देखो, कैपिटल देखने में आपकी चॉइस है। दो फायदे होते हैं दोस्तों, स्मॉल कैपिटल की आप कंपनी लोगे, उसमें फायदा क्या है, उसमें वॉलेटिलिटी कम है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है,
सॉरी स्मॉल कैपिटल कंपनी होगी, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों, आपका शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क भी है। अगर उस कंपनी में, यानी कि अगर बाई चांस कोई कंपनी का आपने शेयर ले लिया स्मॉल कैपिटल का, और उस पर कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी बन गई, या कोई बीमारी हो गई, या कोई और किसी प्रकार को इस टाइप का कोई डिसास्टर हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति हो जाती है दोस्तों और उस कंपनी को बड़ा लॉस हो जाता है, तो दोस्तों पहले उसकी छोटी कंपनी हो, कैपिटल कम है उसका, और कोई बड़ा तगड़ा डिसास्टर आ गया, उस कंपनी में लॉस हो गया, तो दोस्तों कंपनी तो खत्म है और आपका शेयर धड़ाम से जमीन पर आ जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा बड़ा, ठीक है ना। ये तो आपका, लेकिन अगर कंपनी बढ़ी तो एकदम से कंपनी आपका दुगना, आपका शेयर जो है डबल तिबल भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत जल्दी विकास करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वो भी एक संभावनाएं होती हैं। तो देखो, ये बताया मैंने आपको, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिवार्ड है आपका। अगर लार्ज कैपिटल की कंपनियां सुनते हो आप, तो लार्ज कैपिटल क्या होती है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, वो तो पूरा हाथी होते हैं वो। अब उनके पास इतनी कैपिटल, उनकी क्या है, 10,000 करोड़ से ऊपर कंपनियां होती हैं, तो 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ कंपनियां होती हैं कैपिटल की। उनमें अगर कोई छोटे मोटे डिसास्टर हो जाते हैं, 10-20 हज़ार करोड़ का नुकसान भी हो गया, तो कोई कंपनी पर फर्क नहीं पड़ता है, और थोड़ा बहुत शेयर 10-5-2-4 रुपये का कोई फर्क पड़ भी गया, शेयर डाउन आ भी गया, तो कोई बड़ा फर्क नहीं होता, और कंपनी अपने सर्वाइव कर जाती है, और कंपनी वापस अपने धरने पर चलने निकल पड़ती है दोस्तों, और वो अपना सब उसको एडजस्ट कर लेती है, वापस रीगेन कर लेती है उस चीज़ को। तो उन कंपनियों में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन कंपनियों में शेयर की वैल्यू भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती है, क्योंकि उन कंपनियों में बहुत तगड़ी सी तेजी भी नहीं आती है, क्योंकि उन कंपनियों में आप 10-50 हज़ार करोड़, 10-5 हज़ार करोड़ का लगा भी देते हो, तो उन कंपनियों को कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। उनके शेयर मार्केट उनका बहुत बड़ा होता है, तो उतने सभी लोगों में उसकी डिविडेंड बढ़ता है, तो उतना इसका फर्क कम पड़ता है, लेकिन उसमें रिस्क भी कम है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, उसका शेयर की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ेगी उसमें, ठीक है ना, तो लेकिन रिस्क भी बहुत कम है। तो यहाँ पर लो रिस्क और लो रिवार्ड, ठीक है ना। लार्ज कैपिटल में क्या है दोस्तों, लो रिस्क और लो रिवार्ड। उसी प्रकार से मीडियम कैपिटल कंपनी है, मीडियम कैपिटल में मीडियम रिस्क है तो मीडियम रिवार्ड है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसी कंपनी चुनते हो दोस्तों। अगर कोई ऐसी छोटी कंपनी है जिस पर आपको भरोसा है, उन्होंने बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छा वो लिया है, बेनिफिट लिया है, अच्छा उसका जो प्रोमोटर्स हैं उसके अच्छा बेनिफिट है उसका, तो उसमें आप देख सकते हो, उसको काम उसका शेयर ले सकते हो आप। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो लार्ज कैपिटल लेनी है, और लार्ज कैपिटल बड़ी अच्छी कोई चिप ब्लू चिप कंपनी ले रहे हो आप, तो वो ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है दोस्तों ये तो। नेक्स्ट है दोस्तों प्रमोटर्स डिटेल, यानी कि एक आपको देखना है दोस्तों कि उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दोस्तों करनी पड़ेगी पहले, कि उस कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, उनको कितना अनुभव है, ठीक है, और उन्होंने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, किस प्रकार का उन्होंने उस जहाँ भी काम किया है वहाँ पर उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही थी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उसके लिए हमको उस कंपनी के प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा उनकी नॉलेज भी हमको लेना ज़रूरी है दोस्तों। हम चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम शेयर खरीदें उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स हैं वो बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड हों, वेल क्वालिफाइड हों, और उन्होंने जहाँ भी पहले काम किया हो वहाँ अच्छा रिटर्न दिया हो, अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पर हो। तो ऐसी कंपनी में अगर कोई ऐसे बंदे होंगे तो दोस्तों उस कंपनी का फ्यूचर तो बहुत अच्छा होना ही है, ठीक है ना। और फ्यूचर अच्छा होगा, अच्छा डेवलपमेंट करेगी तो हमको भी अच्छा रिटर्न देगी, उसका शेयर भी अच्छा बढ़ेगा दोस्तों, राइट। तो नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट ग्रोथ। तो दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में हम कंपनी के बारे में कैसे जानेंगे दोस्तों, तो उस कंपनी की जो पिछली 3 साल की या 5 साल की बैलेंस शीट आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं इनकी सारी कंपनियों की जो बैलेंस शीट होती है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती हैं, जब चाहो तब आपको उन कंपनियों की बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो उस बैलेंस शीट को देखो आप, उस बैलेंस शीट में आप ये चीज़ देखो कि उस कंपनी ने रेगुलर, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही डेवलपमेंट कर रही हो, लेकिन रेगुलर कंटिन्यू ग्रोथ कर रही हो दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो अब की साल में उसने अच्छा कमा लिया, दूसरे साल में उसने लॉस ले लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि उस कंपनी का रेगुलर कंटिन्यू ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस कंपनी में आगे आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उसके डेब्ट एंड लोन्स, यानी उस कंपनी के ऊपर ये देखो दोस्तों आप कि उस कंपनी में कितना लोगों का बकाया है, कोई है ना,
कितना लॉन्स है, अच्छा कुछ रॉ मटेरियल जो उठाती है कंपनी तो उन पार्टियों का कितना बकाया चल रहा है उसके ऊपर, या कितना उन्होंने लोन ले रखा है, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कितना उठा रखा है दोस्तों, तो उसके बारे में जानना भी आपको बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर किसी कंपनी के ऊपर, कंपनी की कोई वर्थ है, उस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत सारा हो रहा है दोस्तों, तो वो कंपनी क्या कमाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनियों की भी जानकारी रखना जरूरी है कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है या बहुत डेप्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, वो भी जानकारी दोस्तों आपको बैलेंस शीट से अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। ये सारी चीज़ें पब्लिकली हैं और बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स पर इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, और नहीं तो एनएसई की वेबसाइट पर भी आपको ये सब जानकारियाँ मिल जाएंगी दोस्तों, ये अवेलेबल होती हैं, आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। और कई वेबसाइट्स जो हैं भाई, कंपनियाँ हैं, उनकी वेबसाइट ऐसी भी हैं दोस्तों, उनमें ये इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं सारे जो है स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं, उनको आप टिक कर देते हो तो आपको सारी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को स्क्रीनिंग करके और आपके सामने अच्छी कंपनियां ला के रख देते हैं, भाई ये कंपनियां हैं जो आपके सारे पॉइंट्स के ऊपर फुलफिल हो रही हैं, ठीक है ना। यानी आपके सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं या आपकी जो सारी शर्तें हैं उनमें ये कंपनियां फुलफिल हो रही हैं, और उन कंपनियों में से फिर आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो और उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट, प्रमोटर्स होल्डिंग। ये देखना जरूरी दोस्तों कि आपकी प्रमोटर्स की होल्डिंग उस कंपनी में कितनी है। तो दोस्तों ये देखना जरूरी है, क्योंकि हमको अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर बहुत कम है तो प्रमोटर्स उस कंपनी में बहुत अच्छा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनका देखो कहावत है ना दोस्तों, नो गेन नो पेन, यानी कि आपकी उंगली दबी नहीं, जब तक आपकी उंगली दबी रहेगी तो आप उसमें बराबर इंटरेस्ट से काम करते रहोगे, और उंगली निकली आपका इंटरेस्ट खत्म है दोस्तों। वही हाल ये होता है कि प्रमोटर्स का अगर उसमें ज़्यादा शेयर होगा, उन कंपनियों में होल्डिंग ज़्यादा होगी, तो वो कंपनी में इंटरेस्ट से उस कंपनी को आगे से आगे बढ़ाएंगे और उनमें अच्छा वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। वरना उनकी अगर होल्डिंग कम हो गई तो दिमाग नहीं लगाएंगे, यार कितनी सी होल्डिंग है मेरी, छोड़ो गई दूसरी कंपनी में दिमाग लगाते हैं, नई कंपनी खोलते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर उसमें दिमाग कम लगाएंगे, और अगर होल्डिंग उनकी अच्छी है तो कुल मिलाकर के दिमाग ये लगाना है आपको दोस्तों कि हम ये चाहते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो नॉर्मली 45-50 से ऊपर ही होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, उससे कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आरओई, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि हमको इक्विटी के ऊपर रिटर्न कितना है ये हमारा देखना हमको जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि हमको उस प्रत्येक इक्विटी की शेयर के ऊपर कितनी रिटर्न है वो हमारा देखना जरूरी है। तो ये हमारा मोर देन 50 होना चाहिए, कम से कम कितना हो दोस्तों, 15 के, मोर देन 15 के ऊपर होना चाहिए, 15 के ऊपर होना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो जो है दोस्तों वो हमारी लो टू मीडियम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसी, ये हमारी 20 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ये मोर देन 20 होना चाहिए कम से कम। कैश फ्लो दोस्तों, फ्री कैश फ्लो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास में कैश फ्री होना चाहिए। अगर कैश नहीं होगा दोस्तों तो वो कंपनी में आगे कोई वर्क नहीं कर पाएगी, आगे कोई एक्सपेंशन नहीं कर पाएगी, आगे काम नहीं कर पाएगी और कर्जा लेगी। जब भाई उसके पास कैश ही नहीं होगा तो अपने बहुत सारे जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पास में फंड अवेलेबल है, कैश अवेलेबल है, फ्री कैश अवेलेबल है, तो उसको कहीं से कुछ पैसा लेना नहीं पड़ेगा और वो उस पैसे को एक्सपेंशन में लगा सकती है, जिससे कंपनी का विकास होगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को। अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ये हमारा दोस्तों हाई होना चाहिए, यानी कि कंपनी हर साल आपको कितना अच्छा डिविडेंड दे रही है, वो हर साल प्रत्येक एक शेयर पर कितना अच्छा रिटर्न ले रही है, निकाल रही है, कमा रही है, तो वो भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। वो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों, ठीक है ना। एनी न्यूज और रूमर्स, तो दोस्तों देखो कभी कभी होता क्या है, बहुत सी कंपनियों के बारे में कुछ बैड न्यूज़ होती हैं, रूमर्स होती हैं कि फलाना कंपनी तो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, वो भी हम उस कंपनी के लिए दोस्तों घातक होती हैं। कभी कभी होता क्या है, जब किसी के चीज़ के बारे में तुम बार बार नेगेटिव सोचोगे, गलत बोलोगे दोस्तों, तो कभी कभी वो सच भी हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार की कोई रूमर्स ना हो, कोई बैड न्यूज़ ना हो, अच्छी कंपनी हो, तो वो उसमें हम काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की ये सारी स्क्रीनिंग फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं कि ये सभी स्क्रीनिंग फैक्टर्स अगर हमारे कोई कंपनी फुलफिल कर रही है तो उस कंपनी के शेयर्स को हम दोस्तों बाई कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनियां, अब देखो सभी फैक्टर्स को हो सकता है फुलफिल नहीं कर पाए, कुछ कंपनियां बहुत ही कम कर पाएंगी, तो कुछ थोड़ा बहुत हम इसमें कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कुछ सेक्टर्स है, कुछ जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो फैक्टर है, ठीक है ना, प्रमोटर्स का फैक्टर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, प्रॉफिट ग्रोथ है,
ठीक है ना। ऐसी थ्रो डेट लोन्स वगैरह हैं वो बहुत कम हो तो बहुत कम हो दोस्तों। इस प्रकार की कुछ छोटी मोटी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों को देख करके ही अपने को शेयर बाई कर रहे हैं दोस्तों। इन सब चीज़ों को बाई करने के लिए कई वेबसाइट हैं दोस्तों। ये जो सारी इस प्रकार की जो स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सी वेबसाइट हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं और उनमें हम सभी शेयरों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। कंपनी हमको शेयर की नहीं, कंपनी की स्क्रीनिंग करनी है। जब कंपनी होगी तो उसके शेयर अच्छे होने ही हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो इस प्रकार की कई वो हैं, जैसे कि आपको पहली बात तो यहाँ पर आपको NSE की वेबसाइट पर भी ये सब चीज़ मिल जाएंगी, जानकारी मिल जाएगी। एक टिकटैप जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है उसमें, तो वो ब्राउज़र में इस प्रकार का दे रखा है कि वहाँ पर आप सारी चीज़ों को टिक करते जाओ और उसके बाद में आप उसको सेलेक्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ों को निकालने के बाद में कोई कंपनी सेलेक्ट करके ले आएगी। भाई ये कंपनी जो है सारे ये 2, 4, 5 जो भी कंपनियां निकाल के दे देगी आपको कि भाई ये सारे कंपनी यहाँ जो है वो सारे आपके फैक्टर और शर्तों को फुलफिल कर रही हैं। अब उनमें से फिर आप आगे और चीज़ों को देख करके और आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना। मनी कंट्रोल है और भी कई कंपनियां हैं दोस्तों जो इस प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल करवाती हैं दोस्तों। तो वहाँ जा करके आप इन चीज़ों को देख सकते हो और उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा IPO आते हैं दोस्तों। IPO नए IPO आ रहे हैं तो IPO भी आप लगाओ दोस्तों। तो देखो IPO दो तरह के होते हैं, आप दो तरह के सोच के लगाना है आपको। एक IPO लगाते हो आप तुरंत इफेक्ट से, हमारा जिस दिन आपका ये जो मार्केट में कंपनी जो है लिस्टेड होने वाली है उसी दिन हमारा पैसा लेकर के हम निकल जाएंगे, यानी हमको तुरंत उसी दिन बेनिफिट मिल जाएगा, हम लेकर निकल जाएंगे। एक माइंड हमारा ये होता है। एक माइंड आपका ये होता है कि हम तो लॉन्ग टर्म के लिए IPO लगा रहे हैं कि भाई चलो ठीक है हमने ले लिया और छोड़ दिया, आगे हम जब भी साल 2 साल 3 साल जब भी होगा बढ़ेगा, भाव अच्छा आएगा, उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो दोनों तरीके की सोच होती है लोगों को। ठीक है ना। तो अब आपको ये देखना है दोस्तों कि कौन सा IPO आपको लगाना है, कैसा IPO लगाना है। अलग अलग कंपनी होती है। कुछ कंपनी ऐसी अच्छी होती हैं जिनका आपको लिस्टेड ही एकदम 2-3 प्राइस पे होता है और आपको लिस्टेड होने पर ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं कंपनियां। और कुछ IPO ऐसे होते हैं जिनमें दोस्तों वो 10-5 रुपये ऊपर नीचे ही खुलती हैं और उन्हें बहुत बड़ा आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे जाती हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप अपने पास में, आपके पास जो फंड है वो कितना रिजर्व है जिसको आप लगा सकते हो, आपको जरूरत नहीं हो और लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो शेयर्स को, उस हिसाब से आपको उसमें IPO में लगाना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट का तरीका मैंने बता दिया दोस्तों। IPO में अगर आपको कैसे लगाना है और अगर कोई सेकेंडरी मार्केट में पैसा लगाना है तो किस प्रकार से कौन सी कंपनी का आपको चयन करना है, चूज करनी है कंपनी और उसमें उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। तो इस तरीके के जो अपने स्क्रीनिंग करने के तरीके जो आपको दोस्तों मैंने बता दिए हैं, इस प्रकार से आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हो। इतनी सावधानी अगर आप दोस्तों बरतोगे तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। और ऐसी कंपनियां अगर आप चूज कर लेते हो दोस्तों, 1-2 कंपनी अगर आपके अच्छी हाथ लग गई तो वही आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे दोस्तों। जितने भी पिछले समय में जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बने दोस्तों, वो एक उन अच्छी कंपनियों के द्वारा ही बने हैं दोस्तों। उनको अच्छी कंपनियों के शेयर्स हाथ लग गए और कोई अच्छी न्यूज आ गई है ना, और एकदम से उनमें कंपनियों में शेयर जो है दुगने तिगुने चौगुने 5 गुने हो जाते हैं दोस्तों रातों रात। ठीक है ना। और वो अमीर बन जाते हैं दोस्तों। तो ये भी फंडा बहुत अच्छा है। इसमें आप अपना देखो कुछ पैसा लगा सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, अभी बता रहा हूं कि आप अपनी पूंजी का सारा पैसा एक ही टोकरी में मत डालो, एक ही जगह पर मत इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं, 100 रुपये में से 50 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना, तो 50 रुपये को दोस्तों 5 जगह बांट दो आप। 10-10 रुपया किसमें, 10 रुपये का दोस्तों पहली बात है, पहला खरीदो आप गोल्ड। क्या खरीदो? गोल्ड। गोल्ड आपको फिजिकल मतलब गोल्ड को रखने की लफड़े 10 माथे फोड़ी हैं, उनमें मेकिंग चार्ज जाता है। इससे बेटर है आप गोल्ड ETF बाई कर लो। क्या कर लो? गोल्ड ETF बाई करके छोड़ दो। ठीक है ना। 10 रुपये डालो आप, किस में डालोगे दोस्तों? 10 रुपये आप डालो शेयर्स में। ठीक है ना। और 10 रुपये जो आप डालो वो डालो दोस्तों निफ्टी 20 में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपका। निफ्टी 20 जो है, जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदने से बेटर है आप दोस्तों निफ्टी 20 में आप पैसे डालो। उसमें ना तो आपको कोई खर्चा घट रहा है ना कुछ है, और आपका जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से आपका पैसा घटेगा बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है ना। चौथा है दोस्तों, आप कुछ पैसा ऑप्शंस में डाल सकते हो, ऑप्शन के द्वारा काम कर सकते हो। और
₹10 जो है वो आपका लास्ट 5वां हिस्सा है, वो आप दोस्तों एफडीज में डालो। वो आपकी लिक्विडिटी अमाउंट है। क्या है दोस्तों? लिक्विडिटी अमाउंट है, जो आपके कभी कोई बुरे वक्त में काम आएगी। कब? जैसे कभी अचानक कोई बीमारी आ गई या कोई और जरूरत पड़ गई अचानक घर में आपको दोस्तों, तो उसके लिए आपको कभी आपके इन्वेस्टमेंट में से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा, और जो आपका लिक्विडिटी का पैसा पड़ा है, एफडी का पैसा पड़ा है, उसको तोड़ के आप अपने काम चला सकते हो। तो इस प्रकार से 5 जगहों पर, यानी कि 5 हिस्सों में बांट करके अलग अलग जगह पैसा लगाओगे दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हिस्सा मेरा छोड़ा है, वो दोस्तों ऐसा है, वो है रियल एस्टेट का। उसमें भी पैसा लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों वो क्या, थोड़ी पूंजी से काम नहीं चलता। उसमें क्या होता है कि आप इन सेक्टरों से पैसा कमा करके, फिर आप कुछ पैसा कमा करके फिर एक साथ कोई पैसा, थोड़ा पैसा आप रियल एस्टेट में डाल सकते हो, जिससे आपको एक रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में आ जाती है। क्योंकि रियल एस्टेट भी बहुत अच्छा रिटर्न देता है दोस्तों, उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है दोस्तों? उसका कारण है, क्योंकि दोस्तों पब्लिक तो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्तों जमीन नहीं बढ़ रही। कि जमीन कोई रबड़ थोड़ी है जो इलास्टिक की तरह आपकी बढ़ जाएगी, जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी जमीन बढ़ जाएगी। नहीं दोस्तों, जमीन तो वही है और पब्लिक बढ़ रही है, तो उस कारण से जमीन की वैल्यू बढ़ती जा रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो जमीन की जब वैल्यू बढ़ेगी, आपने कोई जमीन का टुकड़ा ले रखा है, कोई प्लॉट ले रखा है, उसकी जमीन की वैल्यू बढ़ी तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो जमीन भी, रियल एस्टेट भी हमको अच्छा रिटर्न देता है। ये भी सेक्टर बहुत अच्छा डेवलपिंग सेक्टर है और इसमें पैसा रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये सारे तरीके बता दिए दोस्तों। अगर आपको जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, है ना, तो इसको लाइक करो, और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, और आपके नए नए फ्रेंडों के लिए इसको शेयर करो दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नई वीडियो में एक नई चीज़ लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।